रात के 9 बजे चांद की रोशनी में शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। ठंड की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वही शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक घबराई हुई लड़की सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी। तभी उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद वो ऑटो वाला सही कह रहा था, मुझे इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही वो लड़की और भी तेजी से चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाज सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उस लड़की ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वो चौंक गई और घबराते हुए बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? डर और घबराहट की वजह से उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक चलने के बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा डर गई और इस बार पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर में उन कदमों की आहट तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके एकदम करीब आ चुका है। तभी वो लड़की घबराकर तिरछी नजरों से अपने बाईं तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? तिरछी नजरों से पीछे देखने के बाद भी उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस वक्त डर से उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई के ठीक पीछे किसी और की भी परछाई दिखाई दी, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था, इसलिए डर से उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप उठी और घबराकर तेजी से आगे चलने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेज वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलते जा रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला था, वैसे ही एक अनजान हाथ ने उस लड़की के दाएं हाथ को कसकर थाम लिया और ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उस लड़की ने फौरन अपने दाईं तरफ डरी हुई नजरों से देखा तो उसे सामने एक लड़का दिखाई दिया, जिसने अभी उसका हाथ थामा हुआ था। उस लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगी। तो वो लड़का सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोला, डरो मत, बस मेरे साथ चलती रहो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी, जिसे सुनकर वो लड़की बिना कुछ कहे इस अनजान लड़के के साथ आगे बढ़ने लगी। इस लड़के के साथ होने की वजह से उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। तभी आगे बढ़ते हुए उस लड़की ने अपने बाईं तरफ देखा तो उसे अब वो परछाई कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। ये सोचते हुए उस लड़की ने हुडी पहने हुए उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन हुडी की वजह से उसे अभी भी उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो घबराई हुई आवाज में बोली, कौन है आप? लड़के ने सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, चुपचाप चलती रहो। उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। उसे अब किसी भी परछाई के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए वो लड़की खामोश हो गई और बिना कुछ कहे सामने देखकर चलने लगी। पैदल चलते हुए कुछ ही देर में वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच गए। तभी हुडी पहने हुए उस लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और सख्त आवाज में बोला, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना।
ये लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका सख्त रवैया देखकर वो कुछ भी बोल नहीं पाए और अपने बैग में मोबाइल ढूंढते हुए बोली, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है। मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की बैग में अपना मोबाइल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी औरत की आवाज सुनकर वो लड़की घबराकर सामने की ओर देखने लगी। इस वक्त उसके सामने 45 से 50 साल की एक औरत खड़ी थी, जो गुस्से में उसे घूरकर देखे जा रही थी। इसलिए वो लड़की नर्वस होकर जवाब देते हुए बोली, मैम मैं यहाँ। उस लड़की को यूं अटक अटक के बोलता देख सामने खड़ी वो औरत फिर से गुस्से में बोली, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। ये सुनते ही उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैम मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ मेरे लिए एक रूम बुक्ड है। वार्डन ने तुरंत उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त अकेले ही यहाँ आ गई? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो हैरान होते हुए बोली, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की ये हरकतें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी ने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, वो लड़का अभी तो यही था। तभी वार्डन थोड़ा गुस्से में बोली, कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुहानी ने हिचकिचाकर जवाब देते हुए कहा, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई थी, अभी अभी तो वो यही खड़ा था। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उस लड़के के बारे में सोचते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही तो आया था। वार्डन ने तुरंत उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त अकेले ही यहाँ आ गई? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो हैरान होते हुए बोली, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की ये हरकतें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी ने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, वो लड़का अभी तो यही था। तभी वार्डन थोड़ा गुस्से में बोली, कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुहानी ने हिचकिचाकर जवाब देते हुए कहा, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई थी, अभी अभी तो वो यही खड़ा था। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उस लड़के के बारे में सोचते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही तो आया था। वार्डन ने तुरंत उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त अकेले ही यहाँ आ गई? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो हैरान होते हुए बोली, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की ये हरकतें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी ने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, वो लड़का अभी तो यही था। तभी वार्डन थोड़ा गुस्से में बोली, कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुहानी ने हिचकिचाकर जवाब देते हुए कहा, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई थी, अभी अभी तो वो यही खड़ा था। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उस लड़के के बारे में सोचते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही तो आया था। सुहानी को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर वार्डन फिर से सख्त आवाज में बोली, काफी देर हो चुकी है।
अंदर आ जाओ और याद रहे कि यहाँ रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन का गुस्सा देखकर सुहानी ने उससे कोई बहस नहीं की और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगी। लेकिन अंदर जाने से पहले सुहानी ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, आखिर कौन था वो लड़का? ये कहते हुए सुहानी की नजर एक बार फिर से वार्डन के चेहरे पर पड़ी, जो उसे उसके रूम में जाने का रास्ता बता रही थी। वार्डन का गुस्से वाला चेहरा देखकर सुहानी ने अपनी नजरें झुका ली और वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही मिनटों में सुहानी अपने कमरे में जा पहुंची, लेकिन उसे कमरे में और कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की कमरे में आई। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके कंधे तक के कली बाल थे। उस लड़की ने सुहानी को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? उसका सवाल सुनते ही सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो वो लड़की आगे बढ़कर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम निशा। सुहानी ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, मैं अभी ही हॉस्टल पहुंची हूँ। ये सुनते ही निशा ने हैरान होकर सुहानी को देखते हुए पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ आए हो? सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो निशा ने उससे फिर से सवाल करते हुए कहा, और तुम किस रास्ते से आए हो? सुहानी ने बिना सोचे समझे जवाब देते हुए कहा, पुराने रोड से। ये सुनते ही निशा ने हैरानी से सुहानी की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, और तुम अब तक जिंदा भी हो? क्या बात है? ये कहते हुए निशा के चेहरे में एक्साइटमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली वो रास्ता बहुत डेंजरस है और रात के वक्त वहाँ बहुत हादसे होते रहते हैं। आई थिंक आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में उस रास्ते से कभी मत जाना। ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होते हुए कहा, क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? निशा जवाब देते हुए बोली, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। निशा बेफिक्री से जवाब देते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। वैसे ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है, इसलिए तो यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। सुहानी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, निशा, क्या तुम्हें वहाँ जाने से डर लगता है? निशा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे इस दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनते ही सुहानी हंसने लगी और वो दोनों यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें करने लगे। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बात करने लगे और यूं ही आधी रात बीत गई। अब निशा भी गुड नाइट कहकर गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन सुहानी की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। बार बार उसके दिमाग में जंगल में मिली उस परछाई और उस हुडी वाले लड़के का ख्याल आ रहा था, और सुहानी खुद से ही सवाल करते हुए बोली, आखिर कौन था वो लड़का? और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी? और अगर वो सच में मुझे मारने आई थी तो उस लड़के ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसे भी नींद आ गई। दूसरी तरफ पुराने रोड के किनारे बने कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा था। वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख ही रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बड़बड़ाकर बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार ही यहाँ लोगों ने किसी आत्मा के होने की झूठी कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है।
पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिलता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी हुई, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, ये कहानी झूठी नहीं है। ये आवाज सुनते ही उस औरत ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अभी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा और वो घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आवाज किसकी थी? इस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस औरत ने हिम्मत करते हुए धीमी सी आवाज में खुद से कहा, शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि यहाँ कोई है, लेकिन मुझे वो सब बातें भूलकर अपना काम पूरा करना होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उसे बहुत क्लियर एहसास होने लगा था कि उसके पीछे जरूर कोई है। साथ ही वहां की हवा में भी ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा साया था जो हवा में ऊपर उठा हुआ था। ये नजारा देखकर वो औरत डर से हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? इस सवाल के बदले में उसे सामने से एक भयानक आवाज ने जवाब देते हुए कहा, तेरी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ गया और जंगल में उस औरत के चीखने की आवाज गूंजने लगी। वहीं हॉस्टल में सुहानी अचानक से एक झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगी। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी सुहानी ने ध्यान दिया कि वो हॉस्टल में अपने रूम के बेड पर है। ये देखते ही सुहानी ने चैन की सांस ली और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कितना भयानक सपना था। वो औरत, वो साया, सब कुछ कितना भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। ये कहते हुए सुहानी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी और फिर कुछ ही देर में वापस से सो गई। अगली सुबह सुहानी और निशा तैयार होकर साथ में कॉलेज जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को वहां पर खड़ी एक लड़की की आवाज सुनाई दी, पता है कल पुरानी रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। उस लड़की की ये बात सुनकर अचानक ही सुहानी के कदम खुद ब खुद रुक गए और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सुहानी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, पुराने रोड पर औरत की लाश। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने यही तो सपने में देखा था। क्या वो लाश सच में उसी औरत की थी जिसे सुहानी ने सपने में देखा था? या ये था सुहानी का वहम? आखिर कौन था वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान? और क्या है विशिंग वेल का राज? जानने के लिए पढ़िए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ हमारा YouTube चैनल पर दोस्तों। चट्टू सुहानी की उलझन। पिछली रात पुरानी रोड पर हुए मर्डर की खबर सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसको रात को आया हुआ सपना सच कैसे हो गया। तभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सुहानी ने खुद को समझाते हुए कहा, अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। और जहां तक बात है सपने की, तो कल रात निशा ने मुझे विशिंग वेल के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आ गया होगा। वैसे भी निशा ने कहा ही था कि विशिंग वेल के पास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती रहती है। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी निशा उसे अपने साथ लेकर हॉस्टल की उन लड़कियों के पास चली गई और उनसे सवाल करते हुए बोली, आज वहां किसकी लाश मिली है? तो एक लड़की ने जवाब देते हुए कहा, ये लाश किसी जर्नलिस्ट की है। शायद वो रात को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुराने रोड पर गई थी।
उस लड़की की ये बात सुनकर सुहानी को फिर से अपना सपना याद आ गया, क्योंकि उसके सपने में जिस औरत की मौत हुई थी वो भी दिखने में जर्नलिस्ट ही लग रही थी। लेकिन सुहानी ने अपने इन ख्यालों को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। तभी निशा उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बहुत लकी हो जो कल रात जिंदा बच गई, वरना आज ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। निशा की बात पर सहमत होते हुए सुहानी ने कहा, हाँ, अगर उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये लाश मेरी ही होती। सुहानी की ये बात सुनकर निशा ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा लड़का? निशा को यूं हैरान होता देखकर सुहानी घबराकर एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो निशा को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन सुहानी को खामोश देखकर निशा ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है? कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया था क्या? वैसे दिखता कैसा था वो? हैंडसम था या नहीं? और एक मिनट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निशा को यूं खुद को चिढ़ाते देखकर सुहानी बात बदलते हुए बोली, अब कॉलेज चले, टाइम हो गया है। सुहानी की बात सुन निशा ने उसे और परेशान नहीं किया और फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। हिमालय की वादियों के बीच बना सेंट थॉमस कॉलेज इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी काफी इंटेलिजेंट, तभी उन दोनों को यहाँ एडमिशन मिला था। सुहानी ने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। कुछ ही देर में सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस में खड़ी थी, तभी कोई पीछे से आकर निशा के कान में बोला, हाय ब्यूटीफुल। ये आवाज सुनते ही निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसी के उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे देखते ही निशा ने कहा, विवेक, कहाँ थे तुम? पता भी है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सामने से विवेक ने जवाब देते हुए कहा, अरे आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप्स चल रही थी। बस उसी सब में मुझे लेट हो गया। विवेक के आते ही निशा तो जैसे सुहानी को भूल ही गई और विवेक से यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। वहीं पास में खड़ी सुहानी खामोशी से उन दोनों की बातें सुनने लगी। तभी अचानक से सुहानी को एक लड़की की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज कहना क्या चाह रही है। सुहानी ध्यान लगाकर समझने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते वो उस आवाज की ओर खींची चली गई। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजाने में ही उस आवाज के पीछे खींची चली जा रही है। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर चली गई और कुछ ही देर में वो कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। इस जगह पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी जिस जगह पर जाकर रुकी थी वहां उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत से लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही थी। ये सोचकर सुहानी उस पेड़ के और करीब जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी के कदम अचानक से रुक गए। किसी के हाथ पकड़ने के एहसास से सुहानी को जैसे होश आया और वो खुद को इस अनजान जगह पर देखकर हैरान रह गई। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक बेहोश थी और उसे अभी अभी होश आया हो। सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में निशा की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से निशा की आवाज सुनकर सुहानी घबरा गई और बिना कोई जवाब दिए पीछे मुड़कर उसे गौर से देखने लगी। सुहानी को इस वक्त खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ पहुंची कैसे। वो ये सोच ही रही थी कि तभी निशा ने उसे वार्न करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। निशा के मुंह से ये हॉन्टेड वाली बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान हो गई।
तभी निशा ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, कुछ महीनों पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ सभी स्टूडेंट्स का आना मना है। निशा के इतना कुछ कहने पर भी सुहानी ने शौक की वजह से कोई जवाब नहीं दिया और वो समझने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था और उसे किसकी आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर से सुहानी को परेशान होते देखकर निशा ने टॉपिक बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो, मीट विवेक माय बॉयफ्रेंड। निशा के ये कहने पर सुहानी ने विवेक को देखा तो विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सुहानी। विवेक के हेलो बोलते ही सुहानी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और इसके बाद निशा सुहानी को लेकर वहां से कॉलेज के मेन ग्राउंड की तरफ चली गई। सुहानी के उस पेड़ के सामने से जाते ही वहां ठंडी हवाएं चलने लगी और तेज हवा की वजह से बरगद के पेड़ की पत्तियां भी तेज तेज हिलने लगी। दूसरी तरफ कॉलेज में आज हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। तभी निशा और सुहानी के पास में खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोली, मैंने सुना है वो जर्नलिस्ट कुछ टाइम पहले कॉलेज भी आई थी। इस पर दूसरी लड़की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी ने निशा की तरफ देखते हुए पूछा, निशा, क्या तुमको पता है उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा उसके सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि तभी विवेक बीच में ही जवाब देते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। तभी निशा ने विवेक की बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ, इस विशिंग वेल से सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा हो। पता है, लोग कहते हैं कि वहां सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विश पूरी करती है। कुछ सोचते हुए निशा ने आगे कहा, पता नहीं वहां विश पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को विशिंग वेल की ये पूरी कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन अब निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहने लगी तो सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकी। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा गई। वहीं निशा और विवेक भी सुहानी के साथ अपनी ही जगह पर रुक गए। अब वहां हर किसी की नजर उस कार पर ही थी। तभी उस कार के अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर निकली। उस औरत की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के तो दूर, लड़कियां भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो औरत कार से उतरकर सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगी। तभी वो चलते हुए एकदम सुहानी के पास से गुजरी और उसे एक नजर घूरकर देखते हुए आगे बढ़ गई। उस औरत का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वहां खड़ा कोई इंसान जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहीं उस औरत को देखकर सुहानी को भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी वहां पास में खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोली, आ गई मैडम फिर से? तो दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आगे भी क्यों ना, कल ही तो पुराने रोड पर एक मर्डर हुआ है। उन लड़कियों की बात सुनकर सुहानी फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी विवेक सुहानी के डाउट को खत्म करने के लिए उसे अभी अभी कॉलेज आए उस औरत के बारे में बताते हुए बोला, ये हमारे कॉलेज की एक ट्रस्टी है, मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब है। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मिनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती है जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। इससे पहले कि विवेक की बात सुनकर सुहानी फिर से कोई सवाल करती, निशा उसे और विवेक को हाथ पकड़कर क्लास के अंदर लेकर चली गई। शाम के वक्त सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और निशा सुहानी के साथ पैदल ही हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उनके सामने एक कार आकर रुकी।
अचानक से किसी का कार से उनका रास्ता रोकना उन्हें बहुत अजीब लगा और ये देखकर निशा और सुहानी काफी हैरान हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो कार पद्मिनी सिंघानिया की थी। तभी अचानक से पद्मिनी सिंघानिया कार से बाहर निकली और सुहानी के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। पद्मिनी के करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी जो उसे सुबह महसूस हुई थी। तभी सुहानी के करीब आकर पद्मिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पद्मिनी ये सब बोल रही थी और सुहानी हैरानी से उसकी आंखों में देखे जा रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं सुहानी के बगल में खड़ी निशा भी खामोशी से उसे देखती रही, लेकिन पद्मिनी ने निशा की तरफ एक नजर देखा भी नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। पद्मिनी के वहां से जाते ही निशा ने हैरान होते हुए कहा, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई। रात के 3 बजे शहर में चारों तरफ खामोशी थी और अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चलते हुए जा रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो गई और वो पीछे मुड़कर सामने खड़े साये को गौर से देखने लगा। उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साये से बचाया था। तभी वो लड़का गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। तो वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के बहुत करीब आकर खड़े हो गया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। ये सुनकर उस लड़के ने गुस्से में उस साये को घूर कर देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। लड़के के जाने के बाद उस साये से अपनी फुसफुसाने वाली आवाज में कहा, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ गई है और अब तुम उसे बचा नहीं पाओगे। दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में आराम से सो रही थी। रूम में एक डीम लाइट जली होने की वजह से कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक से सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल गई और वो फौरन अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा जहां निशा गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सुहानी खुद से ही बोली, वो आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद सुहानी ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगी। इस वक्त रूम के अंदर एकदम खामोशी थी। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल गई और उसकी आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की की तरफ देखने लगी। तेज हवा की वजह से खिड़की आगे पीछे होने लगी तो सुहानी ने उठकर खिड़की को बंद कर दिया। ये आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से खुली आंखों से ही गहरी नींद में सो गई हो। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आई और सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़कर उस ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो आवाज सुहानी के दिलो दिमाग में गूंज रही थी, जिस तक पहुंचना उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ गई और उसने बेहोशी में ही हॉस्टल का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी होश में आ गई।
वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? आखिर क्या हो रहा था सुहानी के साथ? और किसकी थी वो आवाज? कौन है वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान? और क्या है उसका इस विशिंग व्हील के साए से रिश्ता? जानने के लिए पढ़िए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी सिर्फ हमारा YouTube चैनल पर।